खुशहाल देश बनाया जाता था उसको नाकाम देश बना दिया है। तो इससे बड़ी नाकामी का सबूत और क्या चाहिए कि आपने पूरे एक देश को नाकाम कर दिया। तो आपकी नाकामी के चलते आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए और नए विकल्पों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। लेकिन देखिए, जब बात आंकड़ों की हुई है बहुमत की, तो मैं आपके पास लौटूंगी, इससे जुड़े हुए सवाल भी होंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अमन जी, 2019 में जिस तरह से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे राजकुमार जी के साथ, जो नीतियां रही जब राजपक्षे सत्ता में आए, उन्होंने जिस तरह टैक्स फ्री किया गया, आपको याद होगा कि वैट भी 15 से घटाकर 8% कर दिया गया, तो लगभग 60,000 करोड़ सरकारी खजाने को लगातार नुकसान हुआ। ऐसी कुछ नीतियां रही हैं जिन्हें की पॉइंट्स में अगर हम बात कर ले, तो जिसने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी और आज कंगाली की स्थिति पर है श्रीलंका। देखिए जी, आप ठीक कह रही हैं, पर ये सिर्फ 2019 की बात नहीं है। अगर हम 3-4 साल पहले तो देखें, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीबन $3 बिलियन के करीब थे। जो इतनी बड़ी जो इकोनॉमी है तो छोटा सा देश, पर इकोनॉमी तो काफी प्रोग्रेसिव चल रही थी। उसका पर कैपिटा इनकम भी $10,000 पर पर्सन के ऊपर है। तो जो इकोनॉमी चल रही थी काफी तेजी से चल रही थी पहले से, और बहुत ही एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर। ये दो कंपोनेंट हैं जो श्रीलंका की इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट है। तो और उनके जो रिजर्व्स थे वो बहुत कम थे, $3 बिलियन के करीब। और उन्होंने जो है बाहर की मार्केट से, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, करीबन जो है $7-8 बिलियन के करीब लोन पिछले 3-4 साल में लिया है। क्रेडिट लाइन ली है, लोन ली है। तो वो जो लोन लिया, तो जब लोन लिया जाता है तो किस तरीके के चीज में वो लोन लगाया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आगे अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन रहेगी। तो पहली चीज जो उन्होंने लोन लिया, जो $5 बिलियन के करीब चाइना से लिया गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका रिटर्न जाके 10, 15, 20 साल में आना शुरू होता है, उसमें लगाया। तो नेचुरली उससे इकोनॉमिक रिकवरी कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान से जो क्रेडिट लाइन ली वो बेसिकली ट्रेड के लिए ली, जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार होता है उसके लिए ली गई, और जो IMF वगैरह से ली उसमें भी जो है उसी तरीके से ली गई। तो इसलिए जो उनके जो ऊपर से जो ये पेंडेमिक आया, उनका जो मेन व्यापार था जिससे उनको पैसा आना होता था, जिसमें था टूरिज्म और दूसरा था एक्सपोर्ट, दोनों को बहुत ही झटका लगा। पर ही डिपेंडेंट है श्रीलंका, बिल्कुल। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा धक्का लगा उसके ऊपर। साथ ही साथ सरकार ने अपने जो दावे किए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई हिंदुस्तान में या विश्व के कोई देश की सरकार नहीं है जो लुभावने सपने नहीं दिखाती है या जो आने के लिए पावर में अब चीजें कमिट नहीं करती है। सारी सरकारें विश्व में करती हैं। अब उन्होंने जो वो उसको पूरा करने के लिए किया, और ऐसे टाइम पे किया जब उनके जो खर्चे थे वो बढ़े हुए थे, जो विपत्ता आई हुई थी वो बढ़ी हुई थी, ऊपर से कोई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्लान नहीं था। अब इनके पास एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ना एग्रीकल्चर की तरफ उन्होंने फोकस किया। इन्होंने ना ये सोचा कि जो हम किस तरीके से जो अपने कुछ रिजर्व हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको आउटसोर्स करके, बेच के या चीजें करके हम उसको पैसा कमाया जाए, वो भी नहीं सोचा। और हम खर्चा वैसे ही करते गए जैसे हमने प्लान किया कि हम रिलीफ दे देंगे लोगों को। तो उससे जो है ये आपदा और बढ़ गई, और जो आज इन संकट में है उस संकट में ये पहुंच गए हैं। तो ये कहें कि सिर्फ लुभावने की वजह से पहुंचे हैं वो भी गलत है। ये कहें कि जो इनकी नीतियां रही हैं वो, पर ये दोनों का जो मिश्रण रहा है, उन मिश्रण की वजह से इनकी आज की आर्थिक स्थिति जो इतनी बुरी हालत है उसमें रही है। और एक चीज ये जरूर निकल के आती है कि सेंट्रल बैंक जो है, तो आपको याद होगा कि सरकार का एक तुगलकी फरमान भी सामने आया था कि अब श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करेगा, जिसकी वजह से बाद में स्थिति हमने देखी कि किस तरह ऑर्गेनिक खेती के लिए आपके पास सामान नहीं था, लेकिन आपने फोर्स किया कि ऑर्गेनिक खेती होगी। अगर लोगों ने की भी तो फसलें सड़ने लगी। ये एक ऐसा फैक्टर है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिसने सरकार के जो गलत फैसले थे उसमें एक और पॉइंट एड ऑन कर दिया। इनको ये था बिकॉज ऑर्गेनिक खेती जो है यूरोप के अंदर, इंडिया भी अगर आप देखें तो काफी हद तक हरियाणा, पंजाब की जो खेती और केरला वगैरह की साइड की खेती है वो ऑर्गेनिक जो होती है वो यूरोपियन देशों में जाती है दुगने तीगने चागुने दामों पे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भी इसको कैश करें, ऑर्गेनिक करें, पर वो एक्सपोर्ट पेंडेमिक के रुक गया। दूसरा जो सेंट्रल बैंक की नीतियां हैं इस समय बहुत जरूरी होती हैं कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक, अब इन्होंने क्या किया, जैसे अमेरिका जैसा देश या यूरोप जैसा देश जो कर रहे थे, जिनके पास रिजर्व अच्छे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी थी, उन्होंने अपनी फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई। जो हिंदुस्तान में भी ऑपोजिशन ने कहा करंट रूलिंग पार्टी को कि आप बढ़ाइए, पर इस सरकार ने नहीं बढ़ाई।
पर इन्होंने क्या किया, वो बढ़ाई, अपनी जीडीपी से 2 गुनी कर दी। तो वो जो फिस्कल स्पेंडिंग इन्होंने बढ़ाई, जब आपके पास पैसा ही नहीं है और आप लोन लेके इस तरीके के मिठाइयां बांट रहे हैं, तो ये भी तो उससे देखिए तो आपको घाटा ही होना है। जब आपने ये कहा कि आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो चीन से घटिया सामग्री जो थी खाद की वो भी ले ली कि एक तो आप चीन से पहले ही कर्ज में दबे हुए थे, उसके बाद आप घटिया सामग्री खरीद रहे हैं, जिसके बाद जो फसलों की अगर थोड़ी बहुत हम उम्मीद करते कि शायद फसलें अच्छी हो सकती थी तो वो भी खराब हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब इसमें चक्कर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि चीन से क्यों खरीदा। जब भी कोई एजेंसी या कोई देश पैसा देता है, लोन देता है, तो वो कुछ कंडीशंस उसके साथ रखता है। इवन बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती हैं, चाहे वो OECD हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जब ये पैसा देते हैं, जैसे अगर ये IMF के पास जाते हैं रिलीफ के लिए, तो हो सकता है IMF इनको पैसा दे, फिर इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखेगी, इनको कहेगी कि आप ऐसे ऐसे करिए। इसी तरीके से जब किसी भी देश से पैसा लिया जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान, जैसे अब उन्होंने 1 बिलियन पहले दिया, 1.5 बिलियन और क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी अपनी कुछ शर्तें रखेगा कि आप ये करिए। तो इस शर्तों के मुताबिक जो है उनको चाइना से कोई ऑप्शन नहीं था, वो सामान उनको खरीदना ही पड़ता, वो चीजें उनको करनी ही पड़ती, बिकॉज वो उनको पैसा इसी एवज में मिला था कि अगर आप हमसे लेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। तो इस वजह से उनके हाथ में काफी चीजें नहीं रहती हैं जब भी कोई एक देश ऐसे लोन लेता है, बड़े लोन लेता है। और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, OECD हो, उनसे भी लिया जाए तो उनसे भी देखा गया है कि ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं। ADB हो, ADB जैसी एजेंसी है, और आज के समय में उनके पास यही चाह रहा है कि एक तो कंट्रोल करके, जैसे US फेड ने पावेल को इंस्टॉल किया कि सेंट्रल बैंक को कंट्रोल किया जाए, ये देखे सेंट्रल बैंक को उनको कोई ऐसा ही अधिकारी चाहिए जो कंट्रोल करे, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करे। दूसरा उनको चाहिए कि अब उनको थोड़ा कर्ज लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने, जैसे ग्रीस ने अपनी चीजें बेची थी, ऐसे कुछ चीजें बेच के, या अपने जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे दे के बेच के कुछ पैसा ले, ताकि एक आम आदमी जो है, आम जनता जो है, उसको थोड़ी रिलीफ मिल सके। जब तक आप रिलीफ नहीं मिलेगी तो आप इससे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो जनता वही राहत ढूंढ भी रही है। देखिए वही राहत है जो जनता ढूंढ रही है, और ऐसे में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जो नाराजगी है वो हम सड़कों पर भी देख रहे हैं। राजकुमार जी, ये नाराजगी जो है ये सड़कों पर नजर आ रही है, जिस तरह हम और आप चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन राजपक्षे जी का जो बयान है ये कहना कि 113 का बहुमत आप साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसे वक्त में आप नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि एक देश को आपने किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आप यहाँ पर भी ये चाह रहे हैं कि राजनीति हो, आंकड़े साबित किए जाएं। आप जनता के सामने पूरी तरह से फेल हो गए हैं। देखिए, एक तो हमें ये मानना पड़ेगा कि श्रीलंका का जो संकट है वो सिर्फ इस सरकार के देन नहीं है। लगातार सरकारों ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई हैं उसका ये नतीजा है। राजपक्षे सरकार की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि 2019 में सत्ता में आने के लिए उन्होंने जिस तरह के वायदे किए और उन वायदों पर बिना स्थितियों का आकलन किए, भावी परिस्थितियों का विश्लेषण किए अमल भी किया। अभी प्रोफेसर अमन अग्रवाल कह रहे थे कि उन्होंने वायदे किए, सारे लोग वायदे करते हैं, पूरे भी किए, लेकिन वायदे करना अच्छी बात है, वायदे कितने वाइबल हैं वो देखना आपकी जिम्मेदारी। वायदे कब और कैसे पूरे करने हैं वो तय करना भी सरकार की जिम्मेदारी। कुल मिलाकर के राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका की जो आर्थिक नीतियां हैं, आपने भी जिक्र किया, उसके 3 मुख्य कंपोनेंट है जो अर्थव्यवस्था है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है और तीसरा एग्रीकल्चर। तीनों फ्रंट पर यह सरकार परिस्थितियों का आकलन करने में चूकी। एग्रीकल्चर के मुद्दे पर आपने चीन से जिस तरह का लोन लिया और जिस तरह की शर्तें मानी, उसका नतीजा ये हुआ कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े। गलत नहीं किया, लेकिन हमें एक व्यवहारिक सच्चाई समझनी होगी कि जब भी आप परंपरागत खेती से ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, या जो आधुनिक खेती है उससे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तो कम से कम 2 से 4 फसलें का गैप उसमें आता है, तब जाके ऑर्गेनिक खेती के लायक जमीन तैयार हो पाती है और सही मायने में ऑर्गेनिक खेती आती है। और जब आप यूरोपीय देशों को ध्यान में रख के ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो वहां के जो मानदंड है वो कड़े हैं, उन पर खरा उतरने के लिए हो सकता है आपको 4 फसलें अपनी बीच में गैप करना पड़े, तब जाके ऑर्गेनिक खेती के लायक आपकी जमीन तैयार हो। तो क्या 4 फसलों को कुर्बान करने का जो कुशन आपके पास होना चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था में वो था? दूसरा, जैसे हमने पैंडेमिक की बात की, कोरोना का सबसे बड़ा असर पड़ा, पूरी दुनिया थम के रह गई, और जो देश या जो प्रदेश भी, अगर प्रदेशों की बात कर लें, टूरिज्म पर जिनकी इकोनॉमी आधारित है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, तो श्रीलंका को प्रभावित होना ही था। तीसरी बात, एक्सपोर्ट, क्योंकि मार्केट थम गया, दुनिया की इकोनॉमी थम गई, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहे थे।
तो तीनों चीजें जहां से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलती है, वो एक तरह से चपड़ कर रह गए। चौथी बात जो इनको ध्यान में रखनी चाहिए थी, इनको कहीं अपने फॉरेन रिजर्व को ध्यान में रखते हुए कर्ज लेना चाहिए था। ठीक है, जो भी कर्ज देगा अपनी शर्तें रखेगा, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज की शर्तें होती है, वो आपकी पॉलिसीज को गाइड करती है। उसका कुछ खामियाजा हम भी भुगत रहे हैं। 1991 से जिस तरह से हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लिया है, उसकी नीतियों का जो दबाव है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। लेकिन चीन की शर्तों में और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की शर्तों में बड़ा फर्क, वो फर्क शर्तों के रूप में है और शर्तों की मंशा के रूप में भी। जब आपने चीन से कर्ज लिया तो चीन ने कैसी शर्तें रखी? आपने देखा कि फर्टिलाइजर लिया, उसकी क्वालिटी क्या थी, उस क्वालिटी का खामियाजा क्या हुआ? कुल मिला के सारे जो फैसले होते हैं किसी भी देश के राजनीतिक नेतृत्व को करने होते हैं। और अब अगर आपके फैसले गलत साबित हुए, ठीक है, परिस्थितियां उसमें जिम्मेदार है, तो आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकते। ये समय ऐसा है जब आप तकनीकी मुद्दों में या आंकड़ों की बहस में नहीं फंस सकते। राजकुमार जी देखिए, परिस्थिति के तौर पर हम ये तो मान सकते हैं कि जिस दौरान कोविड काल आया उस वक्त टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से तबाह हुआ, लेकिन सरकार की नीतियां जिस तरह हम और आप लगातार और साथ ही अमन जी भी चर्चा कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती का फैसला हो या फिर टैक्स घटाने को लेकर हो, वैट जिस तरह से 15 से घटाकर 8% कर दिया गया, ये कुछ फैसले ऐसे रहे जो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर थे, जो सरकार ने लिए थे। कोविड पर कंट्रोल नहीं था, लेकिन ऐसे फैसले लेना, ऐसी नीतियां तो बनाई गई थी ना जिसने सरकार की कमर तोड़ दी। अमन जी क्या कहेंगे? मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी राजकुमार जी। अमन जी, आर्थिक आपातकाल के गुनहगार राजपक्षे परिवार, दूरदर्शी सोच थी ही नहीं, नजरिया था ही नहीं, और स्थिति आज हर कोई देख रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये देखा जाता है कि जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में और वो अपने पावर को बरकरार रखने के लिए एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं और ये भी अडॉप्ट करती हैं कि किस तरीके से हम बने रहें। क्या होता है कि जब इस तरीके की पेंडेमिक आती हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं जैसे यूक्रेन में चल रही है, तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बड़े लंबे चौड़े खर्चे करते हैं, और वो खर्चे जो होते हैं नॉन अकाउंटेबल होते हैं। उन खर्चों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, उसमें कितना खर्चा असली में हुआ और या कितना खर्चा असली में नहीं हुआ उसका भी कोई मापदंड नहीं होता है। बिकॉज कोई भी एजेंसी जो सरकारी एजेंसी होती है इस टाइम के पीरियड के खर्चे को इवैल्यूएट नहीं करती है, एग्जामिन नहीं करती है, तो इसलिए जो है उल्टे सीधे खर्चे किए जाते हैं, खर्चों में पैसा बनाया जाता है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, श्रीलंका जैसा, तो सबके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे एक मार्गदर्शिता होनी जरूरी थी, जब उनको देखना था कि जब उनके रिजर्व $7.5 बिलियन से घट के 2 साल के अंदर ही $3 बिलियन हो गए और उससे पहले भी घटते जा रहे थे, और उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग रिजल्ट नहीं ला रही है जो रिजल्ट आना चाहिए, और पेंडेमिक आया हुआ है, तो इनको मदद रखते हुए ये देखना जरूरी था कि एक तो हमारे साथ कौन सपोर्ट रहेगा। हिंदुस्तान ने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, हिंदुस्तान में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो हम भी देने को तैयार हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा है कि अगर श्रीलंकन चाहे तो आ सकते हैं। स्टालिन ने ये साफ कर दिया है, और लगभग 10,000 की मात्रा में कुछ श्रीलंकन जो हैं वो पहुंचे भी हैं। यानी, और आपको याद होगा कि भारत ने अब ये भी कहा है कि 40,000 टन चावल जो है वो हम श्रीलंका को देंगे। इसके अलावा आपको याद होगा डीजल की एक बड़ी खेप भी अभी श्रीलंका को मदद के तौर पर दी गई है। यानी अगर हम भारत की ये बात कर ले अमन जी, तो भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया है, और ऐसी ही अपने फर्ज अन्य देशों के प्रति भी भारत निभाता रहा है। इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, हिंदुस्तान ने करीबन $55 बिलियन आसपास के देशों को कर्ज दे रखा है, अलग अलग देशों को, और हमने पाकिस्तान, जबकि हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान को, उसको भी काफ़ी हद तक रिलीफ दी है, चाहे वो अर्थक्वेक आया हो चाहे वो कोई फेमिन आई हो, वहाँ पे भी रिलीफ पहुँचाई है। इसके अलावा जो है हमने जो श्रीलंका को अभी दिया है, पहले हमने $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया था, $1.5 बिलियन का उन्होंने डिमांड किया है, वो भी हमने दिया है। उसके अलावा $400 मिलियन का हमने जो है करेंसी स्वैप का दिया है उनको फैसिलिटी। उसके अलावा करीबन $500 मिलियन की तेल की खपत की हमने उनको परमिशन दी है वो, और जैसे आपने बताया चावल भी दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र भी हिंदुस्तान के आ रहे हैं। और ये कहना कि श्रीलंका की महामारी पहली चीज़ है जो श्रीलंका है, ऐसा नहीं है। विश्व में अगर देखें तो टर्की है, लैटिन अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है। 1980 के दशक के अंदर और 1990 के अंदर शुरू में भी काफ़ी सारे देश ऐसे आए हैं जिनके अंदर इसी तरह की हालात हुए हैं।
तो ये श्रीलंका उभर सकता है, पर एक सही टाइप की नीतियां अपनाना और एक सही पार्टनर चुनना वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपके कार्यक्रम में बताया गया कि चाइना ने विड्रॉ कर लिया है, वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आपके उन्होंने डेटा ने बताया। तो इस तरीके को उनको समझना जरूरी है कि जो आपातकालीन समय में आपका साथ दे, उसका साथ लेना और उसका साथ देना बहुत जरूरी है, ना कि आप जस्ट बिकॉज कोई एक आपको चीप लोन मिल रहा है या चीप ग्रांट मिल रही है उसको लेके आगे बढ़े। राजकुमार जी, वक्त रहते अगर श्रीलंका समझ पाता कि दरअसल ड्रैगन की तो आदत ही है गरीब देशों को, कमजोर देशों को टारगेट करना और उसके बाद वहां की संपत्तियों को हड़प लेना, तो शायद श्रीलंका को आज ऐसी स्थिति ना देखनी पड़ती। चाइना ही एक ऐसा देश है जो आप देखिए कि किस तरह से जिसने पाकिस्तान को भी कंगाल कर दिया है, और अब वही स्थिति जो है उससे ज्यादा भयंकर कहा जा सकता है अब श्रीलंका में बन गई है। मैं लौटूंगी